बच्चों, आज हम तीसरा पाठ शेखर जोशी जी का गलता लोहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। इसको शेखर जोशी जी ने आज की सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर, जो हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, उस पर लिखा है कि किस प्रकार से आज लोग जो हैं वो जाति प्रथा को और जातिवाद को लेकर आपसी विचार मतैक्य रखते हैं। तो उसको लिखा हुआ ये कहानी है। इसके दो मुख्य पात्र हैं। एक धनराम है जो एक लोहार का बेटा है, और एक जो है उस बच्चा है जिसका नाम है मोहन, एक पंडित जी का बेटा है। मोहन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, पढ़ने में बहुत तेज है और बहुत मेहनत करता है। धनराम जो बेचारा जो है वो सीधा साधा बच्चा है। वो इतनी जो उसके पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, तो वो पढ़ाई पे ध्यान कम देता था और अपने पिताजी के साथ उनके जो उनका कार्य था, क्या नाम, वो लोहार थे, तो लोहार में जो धौकनी चलाई जाती तो उसमें उनके साथ वो काम किया करता था। तो वो परेशान भी रहा करता था। लेकिन जो ये धनराम जो था, ये मेहनती भी बहुत था। कमज़ोर होने के कारण इसको अक्सर इसके जो जब ये पढ़ने जाता था तो जो मास्टर साहब थे त्रिलोक चंद सिंह जी, ये बहुत उसे परेशान करते थे। परेशान इसलिए करते थे, उससे को पहाड़ा पूछते थे, 13 का पहाड़ा पूछते थे, वो नहीं सुना पाता था। तो उससे एक ही जवाब दिया करते थे कि तेरे तो दिमाग में भूसा ही भूसा भरा है। लेकिन मोहन जो था वो एक अच्छा लड़का था। वो धनराम की बहुत सहायता करता था, वो धनराम को समझाता था, उसको पढ़ाता था। तो ये कहानी इसी प्रकार से चलती है कि जो मोहन है वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और उसके पिताजी जो हैं वो पंडिताई करते हैं। पंडित, आज के ज़माने में पंडित थोड़ा अच्छा कमा लेते हैं। पहले ज़माने में पंडितों की कमाई बहुत कम हुआ करती थी। तो वो गरीब पंडित हैं, गांव के पंडित हैं। तो गांव में वो बच्चा जो है मोहन पढ़ाई लिखाई करता है। स्कूल के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें उसमें गांव में पढ़ाई करता है। दोनों धनराम और मोहन दोनों ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन समय में हमेशा कहता हूँ समय चक्र बहुत बड़ा होता है, और समय चक्र के कारण क्या होता है कि धनराम की जो पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसलिए छूट जाती है क्योंकि धनराम के जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब धनराम के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके परिवार का सारा बोझ उसके ऊपर आ जाता है, और वो जो है पढ़ाई छोड़कर अपने वही लोहार का जो कार्य है उसमें लग जाता है। इधर मोहन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से संपादित करता है, खूब मेहनत करता है। मास्टर जी जो हैं उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुन के मोहन के जो पिताजी हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और मोहन के पिताजी कहते हैं कि ये अच्छा है, ये आगे बढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बहुत उसकी सहायता भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। और मोहन दिन भर पढ़ाई करता रहता है, और मोहन जो है वो अच्छा लड़का होने के साथ साथ अपने मास्टरों की भी इज्जत बहुत किया करता था। उसके पिताजी जो हैं वो नित्य प्रतिदिन अपनी छोटी सी आयु में पैसा कमा, अपने छोटे से गांव में थोड़ा बहुत पैसा कमा कर उसको पढ़ाते थे। लेकिन जो मोहन था वो उसको पढ़ने की ललायत थी। अब गांव में पूरी की पूरी जो पढ़ाई जो थी पूरी हो चुकी थी। अब गांव में और उससे ऊपर स्कूल, 5वीं से ऊपर बड़ा स्कूल था नहीं। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब क्या किया जाए उससे, कि बेटा अब तुम कैसे पढ़ोगे। तो गांव के पास में ही जो थे गांव के पास में ही उनके एक स्कूल था, जिसमें नदी पार करके उसमें दूसरे गांव में था, जिसमें मोहन को उन्होंने दाखिला दिला दिया। मोहन के पिताजी का नाम बंसीधर था। उन्होंने पंडिताई करते थे तो उन्होंने उसमें दाखिला दिला दिया। लेकिन इकलौता बेटा होने का कारण उन्हें बहुत परेशानी होती थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मोहन को गांव से और उस स्कूल में जाने के लिए जो है वो नाव से जाना पड़ता था। तो जब वो नाव से जाता था तो
बहुत नाव में नदी में कभी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, बाढ़ आ जाती है जान चीज। तो ये सोचकर, क्योंकि इकलौता बच्चा था तो वो बहुत परेशान रहा करते थे और सोचते थे कि कभी कोई घटना ना घट जाए। और देखिए नेति का खेल कि एक दिन ऐसे ही हुआ कि जब मोहन लौट के आ रहा था तभी जो है एकदम से भयंकर रूप से बाढ़ आई और बाढ़ में वो नाव में फंस गया। लेकिन भगवान जो है वो बचा लेते हैं और भगवान वो किनारे आ जाता है। वो आपके और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो पिताजी बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और फिर वो गांव की जो चौपाल लगती है उसमें बैठकर सबसे उस बारे में बात करते हैं। वहीं पर उसी चौपाल में उनके गांव का में एक व्यक्ति जो है, जो शहर में नौकरी करता है, उसका नाम रमेश है, वो आया हुआ था। तो आप जानते हैं शहरों में तो बहुत क्या होता है, एक दूसरे से कोई पहचानता नहीं है, लेकिन गांव में सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा पहचानते हैं। और शहर में अगर गांव वाला कोई रह रहा होता है तो गांव से कोई भी आता है तो शहर वाले उसको आपसी सम्मान देते हैं, उसकी सहायता करते हैं और रहने देते हैं। गांव और शहर में यही एक छोटा सा अंतर होता है। तो वहां पर रमेश ने कहा आप परेशान मत हो पंडित जी, आप सम्मानित व्यक्ति हो और मैं आपके लिए थोड़ा सा भी अगर कर दूंगा तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी से कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ और ये वहीं शहर में रह के पढ़ाई लिखाई कर लेगा और वहीं इसको नौकरी भी मिल जाएगी और ये खुश रहेगा। मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। पंडित जी भी बड़े खुश हुए कि चलो गांव का कोई व्यक्ति हमारा साथ दिया। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिए रमेश को। रमेश जी उनको लेकर अपने शहर आ गए। शहर में आप जानते हैं आदमी स्वयं तो जी पा नहीं रहा है, दूसरे को क्या जिएगा। घरों की पारिवारिक स्थितियां, छोटी छोटे घर हैं, कमाई के जरिए हैं नहीं, तो खुद का अपना खाना मुश्किल होता है, दूसरा कोई आ जाए तो आजकल महिलाओं को या परिवार के अन्य सदस्यों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही जब ये रमेश मोहन को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा ये कौन है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सारी घटना बताई। तो उसकी पत्नी बहुत जोर से गुस्सा हुई, बहुत उससे लड़ने झगड़ने लगी। तब उसने उनसे कहा कि आप तुम क्यों घबराती हो, तुमको मालूम है कि ये तो मैं ऐसे ही कह के ले आया हूँ कि इसको पढ़ाई कराऊंगा। अरे तुम्हारे लिए तो एक नौकर लेके आया हूँ, अबे पढ़ाई वढ़ाई तो ये करता रहेगा, इसको देखेंगे कभी करा देंगे, अभी तो कुछ नहीं कराना, तुम इससे अपने घर के सारे काम कराए करना, तुम आराम करा करना। ये सुनकर महिला जो है वो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई कि एक फ्री का बिना वेतन का उनको नौकर मिल गया, तो बहुत खुश हुई। और रमेश जी अपना ऑफिस जाने लगे। मोहन बेचारा जो कि पढ़ने के लिए आया था वो घर में ही बैठा रहता था। घर के जो उसकी पत्नी थी रमेश की, वो उससे सारे काम किया कराया करती थी। कभी दूध ले आओ, कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ। इससे वो रमेश बेचारा बहुत परेशान था कि वो आया पढ़ने का लिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो पिता को बता देता तो वो दुखी हो जाते कि उनके बेटे को तो उन्होंने अच्छे के लिए भेजा था, लेकिन बेटा जो है वो बुरी, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो नुकसान हो रहा है। तो वो परेशान हो रहा था रमेश, परेशान वो मोहन हो रहा था, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया। और अंत में और फिर एक दिन यहाँ स्थिति ऐसी आ गई उस रमेश की कि अब वो केवल घर का ही काम नहीं करने लगा। मोहन जो मोहल्ले के और भी महिलाएं थी और भी परिवार थे, वो सब भी लोग उससे काम कराने लगे। कोई दूध मंगाता, मोहन ये ले आओ, रमेश मोहन ये ले आओ, मोहन वो ले आओ, और वो बेचारा इधर से उधर भागता रहता था। मोहल्ले भर का वो काम करने लगा। अब उसको बहुत दुख होने लगा। तो उसने रमेश से कहा कि मेरे को आपने पढ़ने के लिए कहा है। बोले हाँ हाँ तेरा एडमिशन कराते हैं। और उसको पास के एक स्कूल में उन्होंने एडमिशन करा दिया। बेचारा दिन रात मेहनत करके उसने पढ़ाई करी। अब पढ़ाई अब वो रमेश गांव जाता था तो मोहन उसके साथ नहीं जाता था, क्योंकि अगर वो घर जाएगा तो उसके पिताजी उससे पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी क्या पढ़ाई चल रही है, तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, और वो झूठ बोलना नहीं चाहता था अपने पिता से। तो मोहन जो है वो शहर में ही रहता था, जाता नहीं था।
अब धीमे धीमे जब पढ़ाई पूरी हो गई तो रमेश ने कहा कि अब क्या करोगे? तो उसने कहा मुझे बीए करा दीजिए। पहले बीए एमए वगैरह करके ही नौकरियां लग जाया करती थी, तो बोले बीए करा दीजिए। बोले अच्छा अच्छा, बीए क्या करोगे तुम करके? मैं तुम्हें आईटीआई में एडमिशन करा देता हूँ। उसका एडमिशन आईटीआई में करा दिया। मोहन तेज था पढ़ने में, आईटीआई में अव्वल नंबर में आया। फिर उसके बाद उसकी नौकरी मिल गई और जीवन जो था फिर एक तरीके से धीमे धीमे अपने स्वरूप में धारण करने लगा, धीमे धीमे जीवन चलने लगा। लेकिन इधर स्थिति क्या हो रही थी कि धनराम जो था उसके पिता खत्म हो चुके थे। वो बेचारा अपना घर का काम करता रहता था और अपने ही परिवार को पालता रहता था। उसको नहीं मालूम था कि अब उसके इष्ट मित्र कहाँ पे हैं, उसे किसी से मतलब नहीं था। मास्टर साहब जो थे वो भी जब दुनिया में नहीं रहे थे, तो मोहन जब वापस अब घर आया तो अपने पिताजी को जब मिला तो पिताजी बड़े खुश हुए। पहले तो दुखी थे कि जब उसको पढ़ने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो बहुत खुश हुए। उनने उसको चरण स्पर्श किया, बोला पापा मैं जरा अपने मित्र धनराम से मिल के आता हूँ। और वो धनराम से मिलने के लिए गया। वहां धनराम के पास जब पहुंचा तो धनराम ने उसको देखा तो दोनों, आप भी हैं, आप भी जानते हैं कि आप लोग मित्र, जब पुराने मित्र आपस में मिलते हैं तो जब पुराने मित्र मिलते हैं, आप लोग भी जब अपने स्कूल से जब आप फर्स्ट ईयर पूरी करके चले जाओगे और 12th करके पूरी चले जाओगे, तो क्या होगा जब कभी अपने पुराने आपके मित्र मिलेंगे तो अपना पूरा पिछला इतिहास है जो है वो अपना याद करके बहुत खुश होते हैं। आप लोग आजकल फेसबुक वगैरह चलाते हो तो उसमें देखा होगा स्कूल के ग्रुप बना रखे हैं और सब लोग अपनी पुरानी यादें डालते हैं। बहुत सारे टीचरों से संबंधित फोटो डालते हैं, अपनी यादें डालते हैं। तो धनराम से जब वो मोहन जाकर मिला तो दोनों ने मिलकर आपस में वही पुरानी यादों को ताजा किया। बड़े सब बहुत खुश हुए और दोनों जनों ने मिलकर खूब बातें करी। और मोहन जो था वहां खड़े खड़े उससे बात कर रहा था। पहली बात तो क्योंकि मोहन जो ऊंची जात का था, जबकि मैं कहता हूं कि जात प्रथा कुछ नहीं होती, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बड़ा और छोटा होता है। आप अच्छे कर्म कीजिए आप अच्छे कहलाएंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे कहलाएंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत खराब चीज होती है, नहीं होनी चाहिए। समाज को अगर बांटा जाएगा इस तरीके से तो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो वो जो मोहन था वो ऊंची जाति यानी पंडित जी का बेटा था, इसलिए उसका समाज में भी सम्मान ज्यादा था। धनराम लोहार जाति का नीची था, तो उसका समाज में स्थान थोड़ा उस वक्त उस जमाने में कम था। तो जो धनराम के पास जब मोहन आके खड़ा हुआ तो दोनों मित्रों ने खूब बातें की। धनराम से मोहन ने पूछा और क्या हालचाल हैं और अब क्या है, उसने सारा पूछा और पूछा कि वो हमारे मास्टर साहब कहाँ हैं अब, त्रिलोक चंद्र जी। तो बोले कि वो मास्टर साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो दोनों हंसने लगे, बोले बहुत मारते थे और कहते थे धनराम से कि तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है और चाबुक से डंडी से पहले पिटाई यहाँ हुआ करती थी, अब नहीं होती। पहले लोगों की बात साहब थोड़े से अगर कोई पढ़ता नहीं था तो गुस्सा हुआ करते थे। तो वही दोनों मित्र मिलकर आपस में बहुत खुश होकर और आपसी बातें करने लगे। उसके बाद जो ये था मोहन, वो अपने साथ एक लोहा लेके आया था। उनने देखा कि धनराम जो है एक रिंग लोहे का एक छल्ला बना रहा है, लेकिन वो उसको सही तरीके से बना नहीं पा रहा है। तो उसने बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसके बाद उसने मोहन से कहा, उससे धनराम से कहा कि ऐसा धनराम तुम रुक जाओ, मैं कर्ज करके दिखाता हूँ। बोले तुम करोगे? तो वो आश्चर्य कर गया, क्योंकि वो सम्मान देता था ऊंची जाति को। सबसे पहले उसने जब मोहन को उन्होंने वहां जो मोड़ा पड़ा था उस पर जब वो बैठ गया तो ये देखकर धनराम घबरा गया कि कहीं गांव के और लोग जो हैं वो ये देखेंगे तो वो मुझको बहुत परेशान करेंगे। उसने मोहन से मना भी किया कि तुम यहाँ मत बैठो, नहीं तो मेरे को परेशानी होगी। लेकिन मोहन बोला ये पढ़े लिखों की कोई बातें नहीं थी, हम तुम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक समान हैं, हम दोनों अलग अलग बातें क्यों करें, तो हम दोनों एक मिलकर ही काम करेंगे। और फिर उसने जब वो छल्ला देखा तो मोहन ने खुद उससे लेकर उस छल्ले को इतना अच्छा जोर तरीके से बनाया कि ये देखकर धनराम जो था उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मोहन की आंख में एक सर्जक
यानी एक क्रिएटर का जो चमक होती है, कुछ नया इन्वेंशन करने वाले की जो एक खुशी होती है, वो उसके चेहरे पे दिखाई दी। वो बहुत खुश हुआ मोहन, और धनराम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि बताओ मैं इतने सालों से अपने पिताजी से, मेरे पुश्तैनी मेरा कार्य है, मैं इतने सालों से ये करता आ रहा हूं, लेकिन मैं इस कार्य को इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, जबकि मोहन ने इतना अच्छा कर लिया। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और मोहन ने उसे बताया कि मैंने इसी क्षेत्र में पढ़ाई की है, मैंने ITI की है, और ITI में यही हमें सिखाया जाता है किस बारीकी से, किस कलापूर्ण तरीके से इस कार्य को संपादित करना चाहिए, हमको कैसे अपने कार्यों को करना चाहिए, वो इसमें समझाया गया है। तो बोले कि मैंने वो जो है मोहन ने उस छल्ले को बनाया, और जो छल्ला देखकर धनराम बहुत खुश हुआ। तो इस प्रकार ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। इसमें बस इतना ही कहा गया है कि हमें वर्ण व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों में या समाज में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। पाठ का नाम ही गलता लोहा कहा गया है, यानी लोहे को जब गलाया जाता है तो वो विभिन्न आकार दे देता है। उसी प्रकार से जो बच्चे हैं, अगर उनके मन में हम ये विहीन भावनाएं, ये गलत भावनाएं डाल देंगे, तो बच्चों के मन में जो गलत भावना आने के कारण वो बच्चे परेशान होंगे, और समाज जो है, जो आगे बढ़ना चाहिए, वो समाज पीछे चला जाएगा। इसलिए इस कहानी में यही समझाया गया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी वर्ण व्यवस्था पर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी वर्ण व्यवस्था का हमें स्वागत नहीं करना चाहिए। हम सब मिलकर काम करना चाहिए। आप देखते होंगे हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था है, विदेशों में गोरे काले की लड़ाई झगड़ा है, जबकि प्रभु ने, भगवान ने सबको एक समान बनाया है। इसलिए हमें समान रूप से सबका कार्य करना चाहिए और हम सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। तो ये कहानी इस प्रकार से समाप्त होती है। जय माता की।